थैंक यू। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। सो आई थिंक सभी लोग जो है ज्वाइन हो चुके हैं और कल हम लोगों ने जो है क्लास अपनी एक इंट्रोडक्टरी क्लास थी आपकी कल। आई थिंक सभी को मेरी आवाज आ रही होगी और स्क्रीन सभी लोग देख पा रहे होंगे। चलिए, तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं और कल जो टॉपिक था उसी के आगे से आज हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो कल जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था वो हमारा टॉपिक था पॉलिटी का ही एक टॉपिक था, जिसे हम लोगों ने बोला था इंट्रोडक्शन टू इंडियन पॉलिटी। क्या बोला था? इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन टू इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी का इंट्रोडक्शन कल हम लोगों ने किया था और कल हम लोगों ने देखा था जो डेमोक्रेसी है और मोनार्की है उसमें मैंने आपको डिफरेंस बताया था। मैंने आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए थे। आई थिंक आप लोगों ने नोट्स देखे होंगे और उन नोट्स को एक बार रिवाइज जरूर किया होगा। आपका ये काम है, आपको रिवीजन करते रहना है। चलिए, तो कल मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था पॉलिटिकल साइंस के तीन जो है पॉलिटिकल थॉट, पॉलिटिकल सिस्टम और कॉन्स्टिट्यूशन में एक लिंक बताया था। उसके बाद मैंने आपको मोनार्की बताई थी। मोनार्की में जो रूलर होता है किंग, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। और उसके बाद मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन और आपके इंडिविजुअल लॉज में जो है डिफरेंस आपको क्लियर किया था। तो आज मैं आपको जो है इसी के आगे कराने वाला हूं, इंट्रोडक्शन टू इंडियन पॉलिटी के आगे। तो समझिएगा जरा। कल हमने आपको बताया था डेमोक्रेसी के जो थ्री मेजर पिलर्स होते हैं, डेमोक्रेसी के जो थ्री मेजर पिलर्स होते हैं, थ्री मेजर पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। क्या? थ्री मेजर पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, थ्री मेजर पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, थ्री मेजर पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी के थ्री मेजर पिलर्स को हमने बताया था। हमने एक बताया था आपको लेजिस्लेचर, एक बताया था क्या? एक बताया था आपको लेजिस्लेचर, एक बताया था आपको एग्जीक्यूटिव, एक बताया था आपको जुडिशियरी, एक बताया था आपको जुडिशियरी। तो मैंने आपको साथ में ये भी बताया था जो ये पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी होते हैं इनका काम क्या होता है। तो मैंने लेजिस्लेचर आपको बताया था कि ये मेक्स लॉ, क्या करता है भाई? कानून को बनाता है, मेक्स लॉ। लेजिस्लेचर क्या करता है भाई? मेक्स लॉ। ठीक है, लेजिस्लेचर जो है कानून बनाता है। आगे हमने देखा था एग्जीक्यूटिव क्या करता है? एग्जीक्यूटिव आपका जो है इम्प्लीमेंट्स लॉ, यानी उन लॉज को जो लेजिस्लेचर ने बनाए हैं उनको लागू करने का काम कौन सा है, कौन करेगा? तो इम्प्लीमेंट्स लॉ कौन करता है? तो आपका जो है एग्जीक्यूटिव लॉ को इम्प्लीमेंट करता है। जुडिशरी क्या करती है? ये आपको जस्टिस प्रोवाइड करती है। जुडिशरी क्या करती है? आपको जस्टिस प्रोवाइड करती है। तो ये थ्री मेजर पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी हम लोगों ने डिस्कस किए थे कल। अब इसी में एक चीज आपको जाननी है। क्या चीज जाननी है? समझिएगा जरा। ये जो थ्री मेजर पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी हैं, यानी एक का काम है कानून बनाना, एक का काम है कानून को लागू करना और एक का काम है जस्टिस यानी न्याय देना।
इन्हीं तीनों के लिए जो लॉज यानी कानून लिखे हुए हैं, कल ही मैंने आपको बताया था, उसके लिए एक बुक है जो जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे हम लोगों को डीपली डिस्कस करना है। आज यही अगला टॉपिक इसी बुक में से ही होगा, डोंट वरी। और यहाँ पे हम ये बताने वाले हैं आपको कि लेजिस्लेचर जो लॉ बनाता है और एग्जीक्यूटिव जो लॉ को इंप्लीमेंट करता है और जस्टिस देता है, ये किसके नीचे आते हैं, यानी इनके लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो कहाँ आते हैं, तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इनके जो है आपके लॉज आते हैं। ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस इनके कॉन्स्टिट्यूशन नामक किताब के अंदर आते हैं। इसी के आधार पे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी चलता है। लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ये आपका पार्लियामेंट के अंदर लोग बैठते हैं, उन्हें बोलते हैं। और जुडिशरी आपका जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट, ये तीनों के तीनों सेशन कोर्ट, लास्ट वाला सत्र न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ये सारा जुडिशरी में आता है। अब समझिएगा, यहाँ पे देखिएगा जरा कि जो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी होता है, इनका वर्क जरा देखते हैं और इनमें थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करते हैं और इनकी पावर्स को मेंटेन करके हम लोग यहाँ पे सीखते हैं। तो मेक्स लॉ, लेजिस्लेचर का काम है कि वो कानून बनाए। मान लो लेजिस्लेचर ने एक कानून बनाया कि कल से सभी लोग नंगे पैर चलेंगे यानी बेयर फुट चलेंगे, लेकिन क्या ये कानून अच्छा है? नहीं, ये कानून आपका अच्छा नहीं होगा। ये कानून आपका क्या होगा? अच्छा नहीं होगा, यानी सभी लोग जो है नंगे पैर नहीं चल सकते। डेमोक्रेसी के 3 हमने मुख्य स्तंभ बताए थे, अभी कॉन्स्टिट्यूशन पे चल रहे हैं, डोंट वरी। पहले समझ लो, थोड़ा सा इसमें समझना है, थोड़ी सी और अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लो, फिर हम लोग एकदम शानदार तरीके से अपने सारे के सारे चीजों को कंप्लीट करने वाले हैं। तो बेयर फुट यानी नंगे पैर चलना है, लेजिस्लेचर ने एक ऐसा कानून बना दिया। मान लो इस बेयर फुट या नंगे पैर चलने वाले कानून को यानी लॉ को किसने इंप्लीमेंट करा दिया? एग्जीक्यूटिव ने लागू भी करा दिया, ठीक है। लेकिन आम जनता के जो राइट्स होंगे, आम जनता के जो अधिकार होंगे, वो क्या होंगे? वो खत्म हो जाएंगे। आम जनता के अधिकार जो है खत्म हो जाएंगे, क्योंकि नंगे पैर चलना ये आम जनता का अधिकार हो सकता है, या पैर में जो है चप्पल पहनना या शूज पहनना, ये आम जनता का अधिकार हो सकता है। तो आम जनता या पब्लिक क्या करेगी? पब्लिक किसके पास जाएगी? तो पब्लिक जुडिशरी के पास जाएगी। पब्लिक किसके पास जाएगी? जुडिशरी के पास जाएगी और जुडिशरी से रिक्वेस्ट करेगी। जाके क्या रिक्वेस्ट करेगी तो समझना जरा। तो पब्लिक जो है वो किसके पास जाएगी? जुडिशरी के पास जाएगी और जुडिशरी से रिक्वेस्ट करेगी कि भाई ऐसा करो, जुडिशरी प्लीज रिव्यू दैट लॉ। ठीक है, जुडिशरी से पब्लिक क्या रिक्वेस्ट करेगी? रिव्यू लॉ, है ना, या हम कहेंगे जुडिशियल रिव्यू करो। इस लॉ का क्या करो? जुडिशियल रिव्यू करो। जुडिशियल रिव्यू करो यानी इस लॉ को रिव्यू करो। अब क्या करेगी? अब आप जाएंगे जुडिशरी के पास, तो ऐसे तो कह नहीं देंगे कि हाँ भाई चलो जुडिशरी को जो है रिव्यू, जुडिशरी से ऐसे तो मुंह से तो कह नहीं देंगे, सीधे सीधे ओरल जाके तो बोल नहीं देंगे। तो पब्लिक में कोई इंसान होगा जो एक डॉक्यूमेंट में लिख के ले जाएगा, ठीक है, और जुडिशरी के पास जाएगा कि भाई देखो ऐसा करो, इस लॉ को जो है आप रिव्यू करो। तो इस तरह के डॉक्यूमेंट में लिख के ले जाएगा वो, और इस डॉक्यूमेंट में, जिस डॉक्यूमेंट में अपनी शिकायत लिख के ले जाएगी पब्लिक की, ये बेयर फुट वाला जो कानून है, ये जो है राइट्स को जो है क्या कर रहा है? राइट्स को खत्म कर रहा है, राइट्स को इन्फ्रिंज कर रहा है, यानी फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमारे राइट्स हैं वो खत्म हो रहे हैं। तो जुडिशरी क्या करेगी? इस कानून का रिव्यू करेगी, और जिस पेपर में जो है पब्लिक कानून इस लिख के ले जाएगी अपनी शिकायत, उसे बोलेंगे, जिसमें भी कंप्लेंट लिख के ले जाएगी उसे बोलेंगे पीआईएल। पीआईएल का मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसका जो है नाम होता है, लिटिगेशन, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है जुडिशियरी में फाइल की जाएगी, जो है पब्लिक के द्वारा। और ये शक्ति हमें, ये पावर हमें कौन देता है कि हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये पावर हमें कौन देता है? तो ये पावर हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाके हम क्या करेंगे? हम जो है पीआईएल वहां पे जो है दर्ज कर सकते हैं, पीआईएल वहां पे सबमिट कर सकते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा नंबर का लॉ या कौन सा नंबर का आर्टिकल, तो 32 आर्टिकल है, ये हमें पावर देता है कि हम जो है सुप्रीम कोर्ट में जाके पीआईएल जो है सबमिट कर सकते हैं। और आर्टिकल 226 हमें ये राइट देता है कि हम हाई कोर्ट में जाके सीधा का सीधा हाई कोर्ट में जाके अपनी पीआईएल को जो है सबमिट कर सकते हैं।
तो इस तरह से जो है, जैसे ही आप पीआईएल सबमिट करेंगे वैसे ही जुडिशरी क्या करेगी, इस बेयर फुट वाले कानून का रिव्यू करेगी। इसी प्रोसेस को कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, तो इस तरह से अगर जो ये कानून गलत है तो जो जुडिशरी है इस कानून को खत्म कर देगी, और अगर कानून ठीक है और आप गलत हैं तो आपकी पीआईएल खत्म कर दी जाएगी और ये कानून चलता रहेगा। लेकिन यहाँ अगर कंडीशन बात करें तो कानून गलत है तो जुडिशरी इस तरह से आपके कानून को खत्म यहाँ पे कर देगी। जैसे फार्म लॉज आए थे, फार्म लॉज आपकी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं खत्म किए थे, यानी जुडिशरी ने खत्म नहीं किए थे, फिर भी वो खत्म हो गए। ठीक है, तो जुडिशरी जुडिशियल रिव्यू कर सकती है किसी भी बने हुए लॉ यानी बने हुए कानून का। ठीक है, तो इतनी बात यहाँ पे आई थिंक क्लियर हो गई होगी, कैसे हम एक लॉ का जो बनाया गया है उसका रिव्यू कैसे करा सकते हैं और उसे कैसे उसमें पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी पीआईएल जो है आपकी जो है सबमिट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में। तो इस तरह प्रोसेस रहता है। अब आपसे पूछा जाता है जो जुडिशियल रिव्यू का प्रोसेस है ये, या जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है और पीआईएल का कॉन्सेप्ट है, ये दोनों किस देश से लिए गए हैं, किस कंट्री से हमने इंस्पायर होकर जुडिशियल रिव्यू और पीआईएल का कॉन्सेप्ट लिया है, तो ये याद रखना है आपको, यूएसए यानी अमेरिका इज द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। यानी अमेरिका से इंस्पायर होकर हमने क्या लिया है, पीआईएल का और जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट आपका इनकॉर्पोरेट किया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। अब समझना मेरी बात यहाँ पे ही। तो लेजिस्लेचर अगर कोई कानून बनाता है और एग्जीक्यूटिव उसे लागू कर देता है तो जुडिशरी क्या करती है, उसका रिव्यू करके खत्म भी कर सकती है। लेकिन आप हमसे ये भी कहेंगे, ये भी कह सकते हैं कि सर अगर जुडिशरी ने खत्म नहीं किया तो क्या होगा। यानी ये तीनों फिर से मिल गए, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। अगर ये तीनों फिर से मिल जाते हैं और फिर से अपनी मनमानी करने लगते हैं तो फिर से डेमोक्रेसी से फिर से क्या बन जाती है, फिर से मोनार्की बन जाती है। यानी फिर से आपका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर मोनार्कियल फॉर्म ऑफ मोनार्की हो जाती है, यानी राजतंत्र फिर से हो जाता है, मोनार्की बन जाती है। और ये राजा की तरह तीनों अगर मिल जाए तो बिहेव करने लगते हैं। अच्छा, अगर ये तीनों मिल जाते हैं तो हमें लोकतंत्र में क्या करना पड़ेगा, तो बिल्कुल इसके लिए आंसर है, फिर हम जाएंगे किसके पास, मीडिया के पास, कि भाई ये बेयर फुट वाला कानून है, इसे चलाओ अपने चैनल पे और पूरी देश की जनता को बताओ कि ये गलत है, ये इस तरह से गलत है और ऐसी ऐसी चीजें इसमें जो है गलत हैं। तो मीडिया अब आपका डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर हो जाएगा। फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी इज मीडिया। ठीक है, आई थिंक इतनी बात क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे देखते हैं। तो मीडिया आपका फोर्थ पिलर हो जाएगा। अगर मान लो मीडिया भी मिल जाता है तो क्या करेंगे, तो पब्लिक जो होगी आपकी, जो पब्लिक होगी वो ही रोड पे आ जाएगी और क्या करने लगेगी, प्रोटेस्ट करने लगेगी। तो अगर आपसे पूछा जाए डेमोक्रेसी का फिफ्थ पिलर तो क्या हो जाएगा, पब्लिक हो जाएगी आपकी फिफ्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। आई थिंक आपको ये पिलर्स और ये जो डेमोक्रेसी और मोनार्की में डिफरेंस है ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए इतना ही डिफरेंस था, इसी कॉन्सेप्ट को मुझे बताना था। अब हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है नया टॉपिक आपका एकदम स्टार्ट हो रहा है। समझिएगा यहाँ पे जरा चीजों को। जैसे पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करना है उससे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन नामक किताब को समझ लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये भी आपकी क्या है, एक बुक है। ये भी क्या है आपकी, एक आपकी क्या है, बुक है। ठीक है, कल मैंने आई थिंक जो है आपके नोट्स में बताया भी था इसे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है क्या है और कैसे इसे हम लोगों को पढ़ना है। सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको ये समझाया था। बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूशन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करके मैंने बताया था, 4 पार्ट्स कर दिए थे इसके। ठीक है, तो 4 पार्ट्स मतलब 4 खंडों में विभाजित कर दिया था, 4 इसके टुकड़े कर दिए थे, हम ऐसे बोल सकते हैं। 4 पीसेस कर दिए थे इस किताब के और एक एक पीस करके हमें पढ़ना है। ठीक है, तो कल मैंने आपको बताया था एक पीस प्रियम्बल कहलाता है, दूसरा पीस पार्ट्स कहलाता है, तीसरा पीस आपका शेड्यूल्स कहलाता है, चौथा अपेंडिक्स कहलाता है। तो इसमें मैंने कल आपको कंफर्म किया था कि हम लोगों को प्रियम्बल एक क्लास में और शेड्यूल्स भी एक क्लास में कंप्लीट कर लेना है, पार्ट्स काफी क्लास लगेंगे उसके लिए। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कौन कौन से पार्ट्स हैं और कौन कौन क्या क्या नाम है उसका और कौन कौन से जो लॉज हैं वो उसके अंदर आते हैं। तो अगर पार्ट्स की बात करें तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में बन के तैयार हुआ था, कंप्लीट हुआ था, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स थे। लेकिन आज की डेट में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 25 पार्ट्स हैं, यानी पार्ट्स, नंबर ऑफ पार्ट्स बढ़ गए हैं। जैसे आप नॉर्मल बुक पढ़ते हैं
जैसे आप नॉर्मल किताब पढ़ते हैं, नॉर्मल बुक पढ़ते हैं, तो उसमें चैप्टर्स दिखते हैं आपको, ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन नामक किताब खोलेंगे तो उसमें पार्ट्स आपको मिलेंगे। तो 22 पार्ट्स थे, अब 25 पार्ट्स हो चुके हैं, और इन्हीं 22 पार्ट्स के अंदर आपके 395 जो है लॉज थे, नंबर ऑफ लॉज, नंबर ऑफ लॉज। और जो लॉज आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे जाते हैं इन्हें आर्टिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? आर्टिकल्स इनको जो है हम लोग बोलते हैं। लेकिन अब अगर बात करेंगे तो कितने लॉज हो चुके हैं, तो 465 आपके लॉज हो चुके हैं। कितने लॉज? 465 आपके लॉज हो चुके हैं, यानी 465 आर्टिकल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हो चुके हैं। तो आप यहाँ पे एक चीज तो देख पा रहे होंगे, यानी कॉन्स्टिट्यूशन बदल रहा है, चेंज हो रहा है। और जो चीज समय के साथ चेंज होती है वो कैसी होती है? लिविंग होती है, यानी जीवित होती है, लिविंग। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। अगर आपसे पूछा जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा डॉक्यूमेंट है, तो यू हैव टू आंसर दैट क्वेश्चन इन दैट मैनर कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपकी लिविंग किताब है, जीवित किताब है, लिविंग डॉक्यूमेंट है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो पार्ट्स हैं, जैसे अध्याय, जो आप चैप्टर्स पढ़ते हैं बुक में, हर चैप्टर का अपना एक नाम होता है। ठीक है, चैप्टर्स जो होता है, जो स्टार्ट होता है, उसका एक नाम होता है। तो ऐसे ही 22 पार्ट्स हैं, इनके अलग अलग नाम है, और इसमें आने वाले अलग अलग आर्टिकल्स हैं। तो सारे के सारे पार्ट्स को एक एक करके हम लोग पढ़ लेते हैं, और आपको जो है हेडिंग डालनी है पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो मैं पहले भी डला चुका हूं आपसे। पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपकी हेडिंग हो जाएगी, ये हम लोगों को आज पढ़ना है। तो चर्चा करते हैं, चलो। पार्ट वन, पार्ट वन ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट वन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी जो चैप्टर वन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका नाम है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। क्या है भाई? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ये आर्टिकल कहां से कहां तक आता है? 1 to 4 आर्टिकल। इसमें कितने आर्टिकल्स आते हैं? तो याद रखना है आपको, 1 to 4 आर्टिकल्स जो है आपके इसमें आ जाते हैं। ठीक, 1 to 4 आर्टिकल्स। टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं? तो 1 to 4 जो है आपके आर्टिकल्स इसमें आते हैं। यानी ये चैप्टर नंबर 1 है आपका, और जो चैप्टर नंबर आपका 1 है, ये इसमें नंबर ऑफ आर्टिकल्स 1 से लेके 4 आते हैं, यानी स्टार्ट यहीं से होंगे आर्टिकल्स, यानी कानून। ठीक है, अब इसका मतलब समझना जरा। पार्ट वन जो हमारा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों डाला गया ये चैप्टर? तो इसका आंसर ये है कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी जो है, ये बताता है कि भारत में अगर कोई भी क्षेत्र, इंडिया की कोई भी टेरिटरी अगर बदलनी है, जैसे कि किसी स्टेट का नेम चेंज करना है, स्टेट का नेम चेंज करना है, या स्टेट की बाउंड्री बदलनी है, छोटी बड़ी कर रही है कोई भी स्टेट, या स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाना है, स्टेट को क्या करना है? यूटी बनाना है। तो ये सारे के सारे काम क्या सरकार अपनी मन से कर देगी, अपने विल पे कर देगी, या इस काम को करने के लिए कोई कानून होंगे, लॉज होंगे? तो बिल्कुल आपका आंसर होना चाहिए लॉज होंगे सर। तो ये लॉज कहाँ पे लिखे गए हैं इन चीजों को बदलने के लिए? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट वन में ये सारे के सारे लॉज आपको देखने को मिल जाएंगे। और पार्ट वन का नाम क्या है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जो कि आर्टिकल नंबर 1 से लेकर 4 के बीच में इसमें आपके आर्टिकल्स आते हैं या कानून आते हैं। आई थिंक इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो पार्ट वन किससे रिलेटेड है? अगर भारत के किसी भी जो है पार्ट में कोई भी चेंज करना है, जैसे स्टेट का नाम बदलना है, स्टेट को जो है छोटा या बड़ा करना है, या स्टेट को यूटी बनाना है, तो ऐसे जो कानून होंगे वो आपको पार्ट वन में देखने को मिल जाएंगे। आई थिंक पार्ट वन ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन आपको क्लियर हो गया होगा। तो पार्ट वन जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो आपका इस चीज से रिलेट करता है, भारत के यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के, इंडिया के यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के। अब मैं यहाँ पे आपको एक बात और क्लियर कर दूं, जो पार्ट वन ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन है, इनके आर्टिकल्स 1 से लेके 4 तक अभी हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अभी सारे के सारे पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को ही डिस्कस करेंगे। मतलब एक करसरी ग्लांस जिसे बोलते हैं, उसे देखते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। फिर बाद में हर पार्ट को डीपली डिस्कस करेंगे, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी हम सारे पार्ट को डीपली डिस्कस नहीं करने वाले हैं, यू हैव टू कीप इन माइंड। बस एक बार देख रहे हैं, और उसमें कहां से कहां तक आर्टिकल आ रहे हैं, आर्टिकल्स की रेंज देख रहे हैं। ठीक है, आर्टिकल्स की हम लोग यहाँ पे रेंज देख रहे हैं, और साथ में आपके क्या देख रहे हैं? नेम ऑफ पार्ट्स, और कौन से पार्ट में है ये देख रहे हैं। ठीक है, चलिए पार्ट टू की बात कर लेते हैं। पार्ट टू जो है हमारा, वो है सिटीजनशिप।
क्या जो सिटीजनशिप मिलेगी वो किसी को भी अपने मन से सरकार यानी गवर्नमेंट दे देगी, या वो किन्हीं लॉज के अकॉर्डिंग ही आपको सिटीजनशिप मिलेगी? तो बिल्कुल आपका आंसर होगा सर लॉज के अकॉर्डिंग ही मिलनी चाहिए। तो बिल्कुल लॉज के अकॉर्डिंग ही मिलेगी, और ऐसे लॉज आपको कॉन्स्टिट्यूशन नामक किताब में, कॉन्स्टिट्यूशन बुक में कहां पे मिल जाएंगे? पार्ट 2 में मिल जाएंगे। सिटीजनशिप से रिलेटेड लॉज जो कि 5 जो कि आर्टिकल नंबर 5 से लेके आर्टिकल नंबर 11 तक आपको देखने को मिलते हैं। इतने लॉज आपके किसमें आते हैं? सिटीजनशिप में। सिटीजनशिप का मतलब क्या है? नागरिकता, यानी सिटीजन आप भारत के हैं या नहीं है, इसे तय करने के लिए आपको सिटीजनशिप दी जाती है। और सिटीजनशिप जो है सरकार अपनी मर्जी से थोड़ी ना देगी, उसके लिए भी क्या करेगी सरकार? उसके लिए भी आपकी सरकार जो है क्या करेगी? जो है वो लॉज को फॉलो करेगी। और वो लॉज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से पार्ट में लिखे हुए हैं? पार्ट नंबर 2 में, जो कि 5 से लेके 11 तक आपके लॉज आते हैं। चलिए अगले आपके पार्ट को जो है देख लेते हैं। अभी मैं किसी भी पार्ट को डीपली डिस्कस नहीं कर रहा हूं, ठीक। पार्ट 3 की अगर बात करेंगे, चैप्टर नंबर 3 की कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, तो उसका नाम है फंडामेंटल राइट्स। क्या है नाम भाई? फंडामेंटल राइट्स। क्या नाम है भाई? फंडामेंटल राइट्स जो है आपका इसका नाम हो जाता है। और ये आर्टिकल नंबर 12 से शुरू होता है और आर्टिकल नंबर 35 तक जाता है। फंडामेंटल राइट्स ये फंडामेंटल हैं, ये राइट्स आपके जो हैं फंडामेंटल हैं, ये आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। और ये हमें मिले हुए हैं। कौन से हमारे भाग में लिखे हुए हैं? सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स। तो पार्ट नंबर 3 में हमें जो है ये फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल नंबर 12 से लेके 35 के बीच में सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स आपको अवेलेबल हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। जो आपके फंडामेंटल राइट्स आपको जरूरी हैं, नीड है जिनकी, वो आपके आर्टिकल नंबर 12 से 35 के बीच में दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और ये इंडिविजुअली जो है यूज किए जाते हैं लोगों के द्वारा। तो ये है आपका पार्ट नंबर 3 या चैप्टर नंबर 3 ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। अगले पार्ट पे चलते हैं, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 का नाम है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऑफ स्टेट पॉलिसी। इन्हें आप शॉर्ट फॉर्म में डीपीएसपी भी बोल सकते हो, डीपीएसपी। तो डीपीएसपी अगर बात करेंगे स्टार्ट कहां से होते हैं, तो 36 नंबर से स्टार्ट होके आपके डीपीएसपी 51 आर्टिकल तक जाते हैं। इतने सारे डीपीएसपी हैं। अब समझ रहे हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होता है? उससे पहले स्टेट का मतलब समझ लो। तो आप देखिएगा जरा, मैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आपको एक्सप्लेन करूंगा। क्यों ये चैप्टर, आई थिंक ये 3 ऊपर वाले चैप्टर तो आपको समझ में आ गए होंगे क्यों डाले गए। पहला तो मैंने समझा दिया, सिटीजनशिप नॉर्मल है, क्यों डाला गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और फंडामेंटल राइट्स भी नॉर्मल है, क्योंकि राइट्स यानी अधिकार चाहिए होते लोगों को, तो वो भी नॉर्मल है, क्यों डाला गया। लेकिन डीपीएसपी की बात करेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी क्यों डाला गया, ये मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। ये आई थिंक आपको क्लियर नहीं होगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते क्या है, पहले तो ये समझ लो। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की अगर हम बात करेंगे, तो सबसे पहले स्टेट का मतलब समझ लो। तो जब भी हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, तो स्टेट का मतलब हमेशा एक कंट्री होता है। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग स्टेट का मतलब कंट्री भी है, और स्टेट का मतलब एक स्टेट भी है। जैसे राज्य आप हिंदी में बोलते हो, ठीक है, एक स्टेट यानी राज्य भी है, और स्टेट माने कंट्री भी होता है। तो याद रखना, यहाँ पे स्टेट का मतलब कंट्री है, ठीक, पूरे पूरे कंट्री की बात की जा रही है। तो समझिएगा जरा, इसमें आपको एक मैं आर्टिकल से कंफर्म करता हूं कि डीपीएसपी क्या चीज है। तो आर्टिकल नंबर 45 हम लोगों को देखना है। आर्टिकल नंबर 45 हम लोगों को देखना है। आर्टिकल नंबर 45 अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो ये आर्टिकल नंबर 45 36 से 51 के बीच में आता है, यानी ये पार्ट 4 ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, जो कि डीपीएसपी है। तो आर्टिकल नंबर 45 जो है आपका एक डीपीएसपी है, जो कि 36 से 51 के बीच में आता है। समझना जरा, डायरेक्टिव, डायरेक्टिव का मतलब होता है डायरेक्शन देना। डायरेक्शन, जैसे कि आप मूवी होती है, तो उसमें भी एक डायरेक्टर होता है जो डायरेक्शन प्रोवाइड करता है एक्ट्रेस या एक्टर को। तो यहाँ पे ये भी क्या है, आपके डायरेक्शंस हैं। किसके लिए ये डायरेक्शंस हैं? तो ये आपकी यूनियन गवर्नमेंट यानी जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके लिए डायरेक्शंस हैं, या ये स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, दोनों के लिए ये डायरेक्शंस आपके दिए गए, ये डायरेक्शंस हैं।
इन डायरेक्शंस को अगर यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट फॉलो ना करे तब भी कोई इशू नहीं है, लेकिन ये डायरेक्शंस आपके प्रोवाइड किए गए हैं, ये आपको याद रखना है। देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, आर्टिकल नंबर 45। आर्टिकल नंबर 45 के अंदर लिखा हुआ था कि फ्री फ्री एंड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन to the children's of age 6 to 14, यानी 6 to 14 ईयर्स के स्टूडेंट को फ्री एजुकेशन दी जाएगी। किसकी तरफ से? गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना कब था? 1950 में बना था। तो ये आर्टिकल 45 जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन में कब आया होगा? 1950 में आया होगा। लेकिन 1950 में क्या हमारी सरकार इतनी ज्यादा जो है इकोनॉमिकली स्ट्रांग थी कि वो हर बच्चे को जो है फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर पाए? तो हम इतने इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं थे, इकोनॉमिकली इतने स्ट्रांग नहीं थे। तो हमने क्या किया, ये फ्री एजुकेशन वाला आर्टिकल नंबर 45 डायरेक्शंस में रख दिया, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आपका ये रख दिया गया। यानी अगर सरकार चाहे तो फ्री दे भी सकती है और चाहे तो नहीं भी दे सकती है, ये जो है आर्टिकल इसमें रख दिया। लेकिन हुआ क्या समय के साथ कि हम जो है क्या हुए, हम जो है इकोनॉमिकली स्ट्रांग हुए और हमने ये आर्टिकल नंबर 45 था इसको चेंज कर दिया। आर्टिकल नंबर जो 45 था उसको जो है जो भी मैटर उसमें लिखा था वो हमने एक नया आर्टिकल बनाया जिसे बोला 21A, और इसमें लिख दिया फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। यानी जो लिखा हुआ था वहां पे, जो वहां पे लिखा हुआ था वही हमने वहां से इरेज करके फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो है कर दिया। किसके लिए? आपका 6 to 14 ईयर्स के स्टूडेंट के लिए, 6 to 14 ईयर्स के स्टूडेंट्स के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन आपका कर दिया गया यहाँ पे। ठीक है, यानी आर्टिकल नंबर 45 में जो चीज लिखी थी वो हमने इरेज करके कहां लिख दिया? आर्टिकल नंबर 21A में। तो अब आर्टिकल नंबर 21A में अगर इसे लिख दिया गया, क्या किया गया? आर्टिकल नंबर 21A में आपका अगर इस तरह लिख दिया गया यहाँ पे कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है, तो 21A जो है ये बाइंडिंग है। क्या है? ये बाइंडिंग है। अब गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट को आपका क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट को आपका जो है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना ही पड़ेगा। ये कंपल्सन हो जाएगा। किसके ऊपर कंपल्सन हो जाएगा? तो गवर्नमेंट के ऊपर कंपल्सन हो जाएगा। जब तक यही बात आपकी आर्टिकल नंबर 45 में लिखी हुई थी तब तक सरकार के ऊपर कंपल्सन यानी सरकार के ऊपर कोई भी प्रतिबंध नहीं था कि वो जो है एजुकेशन दे ही दे उन लोगों को। तो आई थिंक यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। जब हमने 45 में से निकाल के ये 21A आर्टिकल में रख दिया, और 21A आर्टिकल अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमने कहा लिखा है 21A आपका 12 से 35 के बीच में आएगा, यानी फंडामेंटल राइट। और फंडामेंटल राइट हमसे सरकार कभी भी छीन नहीं सकती, इसलिए हमने क्या किया, उसे फंडामेंटल राइट्स में रख दिया। और आर्टिकल नंबर 45 जो है आपका ये जो है खाली कर दिया, एम्प्टी कर दिया। और बाद में इसमें जब ये एम्प्टी हो गया, बाद में लिख दिया कि सरकार जो है 6 ईयर्स तक के चिल्ड्रंस का न्यूट्रिशन का ख्याल रखेगी। क्या रखेगी? न्यूट्रिशन का ख्याल रखेगी। तो कहने का मतलब आपका ये है, कहने का मतलब आपका ये है 6 इयर्स के स्टूडेंट का न्यूट्रिशन का ख्याल रखेगी। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आर्टिकल नंबर 45 जो है ये आपका कंपलसरी नहीं है, लेकिन आर्टिकल नंबर 21 कंपलसरी है। जैसे ही हमारी सरकार थोड़ी सी इकोनॉमिकली स्ट्रांग हुई वैसे ही उसने एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल को क्या बना दिया? फंडामेंटल राइट बना दिया। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है, ये जो आपके पार्ट 4 में जो डायरेक्शंस दिए गए हैं ये गवर्नमेंट पे बाइंडिंग नहीं है, ये आपके खाली और खाली डायरेक्शंस हैं, यानी ये नॉन जस्टिसिएबल हैं। इनसे अगर आप कहेंगे जस्टिस मिल जाए तो ये जस्टिस आपको नहीं मिलने वाला। यानी अगर आप कोर्ट में जाएंगे कि सरकार ये काम नहीं कर रही है, इन 36 से 36 से लेके 51 के आर्टिकल के बीच में कोर्ट में जाएंगे कि ये काम सरकार नहीं कर रही है, तो वो काम आप वहां पे जस्टिस आपको नहीं मिलेगा। वो कोर्ट आपको जस्टिस नहीं देगा और वापस कर देगा ये बोल के कि ये नॉन जस्टिसिएबल है, इनसे आपको न्याय नहीं मिल सकता, जस्टिस नहीं मिल सकता। तो आई थिंक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आपको समझ में आए होंगे। ये डायरेक्शंस हैं स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए।
ये खाली और खाली डायरेक्शन से, इनमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आपकी वाइंड नहीं होती है इसको फॉलो करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और पार्ट नंबर 5 की चर्चा करते हैं। पार्ट नंबर 5 से पहले आपका एक और पार्ट आता है 4A, पार्ट 4A, जिसका नाम है आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्ट 4A, जिसका नाम है फंडामेंटल ड्यूटीज, जिसमें आर्टिकल सिर्फ एक आता है 51A। एक आर्टिकल आता है जिसका नाम है 51A। आप जहां भी ये लिख का देखो 4A 51A, समझ लो ये बाद में जोड़े गए होंगे, एडिड। जो ये ऐड किए गए हैं वो ऐड किए गए हैं कब? बाद में। ठीक, बाद में। ठीक है, कब ऐड किए गए हैं? बाद में ऐड किए गए हैं। जहां भी ए बी सी आपको देखने को मिल जाए वो समझ लो कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में बना लिया, उसके बाद जो भी आर्टिकल्स ऐड किए थे वो ऐड किए हुए हैं। ठीक, तो इतनी बात क्लियर होगी। फंडामेंटल ड्यूटीज हमें पार्ट 4A में दी गई हैं। अगर हमें राइट्स हैं कुछ, तो हमारी कुछ तो ड्यूटीज बनती हैं, जिन ड्यूटीज के अकॉर्डिंग जो है हमें जो है चलना चाहिए और ड्यूटी को निभाना भी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया, ये भी आपको समझ में आया होगा क्यों फंडामेंटल ड्यूटी हम लोगों ने ऐड किया है। एक और पार्ट है हमारा, आगे सारे ही पार्ट हम लोगों को डिस्कस करते हैं। पार्ट 5, पार्ट 5 का नाम है यूनियन। और इसमें आर्टिकल कहां से कहां तक आते हैं? तो आर्टिकल की रेंज है 52 से लेके 151 तक। यहां पे मैं आपको रेंज बता रहा हूं, तो कोशिश करना ये जो रेंज है आर्टिकल्स की वो याद कर लेना कौन से पार्ट से रिलेटेड है। तो क्योंकि क्या होगा कि रेंज से आपको एक आइडिया रहेगा कौन सा आर्टिकल कहाँ आता है, लेकिन कुछ आर्टिकल्स जो इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली जो है पूछे जाते हैं वो हम लोग अलग से कर लेंगे। एक एक चैप्टर को डीपली डिस्कस करेंगे, परेशान नहीं होना इसके लिए। सारे ही चैप्टर्स को ही हम डीपली डिस्कस करेंगे, जो भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सारे आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे, सारे आर्टिकल्स को लिखेंगे। लेकिन आपको यहाँ पे याद रखना है कि आप रेंज अगर याद कर लेंगे तो आपका आर्टिकल्स का लर्न करना सिंपल हो जाएगा। अब चलो पार्ट 5 की बात कर लेते हैं, यानी जिसका नाम है यूनियन। यूनियन का मतलब अगर आपसे पूछा जाए तो समझ लेना बस सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल जो गवर्नमेंट है या सेंट्रल में जो भी चीज है वो आपकी यूनियन में आती है। आर्टिकल नंबर 52 से 151 के बीच में जो है आपका ये आता है। अब यहाँ पे समझना एक चीज है आपको ये कि यूनियन में क्या क्या आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं प्रेसिडेंट, तो वो प्रेसिडेंट जो है कहाँ आएगा कॉन्स्टिट्यूशन में? तो आपका सीधा आंसर होगा सर पार्ट 5, जिसका नाम है यूनियन, उसी में प्रेसिडेंट आएगा। अगर आपसे पूछूंगा वाइस प्रेसिडेंट कहाँ आता है, क्या वाइस प्रेसिडेंट, तो आपका सीधा आंसर होना चाहिए वाइस प्रेसिडेंट सर यूनियन में ही आता है, पार्ट 5 जो है। अगर आपसे मैं पूछूंगा, पार्लियामेंट कहाँ आता है, तो आप कहेंगे सर सीधा का सीधा आप यूनियन चैप्टर पढ़िए, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नंबर 5 पढ़िए, वहीं पे आपको पार्लियामेंट देखने को मिल जाएगा। राज्यसभा कहाँ आती है, तो राज्यसभा भी देखने को आपको इसी में पार्ट 5 में मिल जाएगी, और लोकसभा भी आपको देखने को पार्ट 5 में ही मिल जाएगी, और आपको प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री, ये भी प्राइम मिनिस्टर भी आपको देखने को पार्ट 5 के ही अंदर मिल जाएगा। अब मैं आपसे पूछूं, अगर सुप्रीम कोर्ट पढ़ने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट पढ़ना पड़ेगा, तो आपका सीधा आंसर होना चाहिए सर सुप्रीम कोर्ट जो है यूनियन का ही एक पार्ट है, इसलिए ये भी आपका कहाँ आएगा, पार्ट 5 के ही अंदर सुप्रीम कोर्ट भी आ जाएगा। लेकिन अगर हाई कोर्ट की बात करेंगे तो वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है, तो वो आपका यूनियन में नहीं आएगा। यानी पार्ट 5 में हमें इतनी सारी चीजें पढ़नी है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट, और भी बहुत सारे, और भी छोटी छोटी दो चार चीजें हैं वो भी साथ में पढ़नी है। तो आई थिंक पार्ट 5 आपको क्लियर हुआ होगा कि पार्ट 5 आपका किस चीज से रिलेटेड है। तो यूनियन गवर्नमेंट से पूरा का पूरा पार्ट 5 आपका रिलेट करता है। चलिए आगे चलते हैं और पार्ट 6 की चर्चा कर लेते हैं। पार्ट 6 जो है आपका वो स्टेट से संबंधित है, यानी स्टेट गवर्नमेंट, और इसमें आर्टिकल्स की रेंज अगर मैं बोलूं तो 152 से लेके 237 तक। पार्ट 6 में क्या आता है, 152 से लेके 237 तक। तो पार्ट अगर 6 की मैं चर्चा करूंगा, यहाँ पे पार्ट 6 मतलब स्टेट की बात करूंगा, तो इसमें आर्टिकल्स आपके 151 से लेके 237 के बीच में आते हैं। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या डिस्कस करते हैं, पार्ट 6 में क्या क्या आता है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट आ जाती है। क्या आ जाती है भाई, स्टेट गवर्नमेंट आ जाती है। साथ में इसमें क्या आ जाता है, हाई कोर्ट आ जाता है। इसमें आपका कौन आ जाता है, चीफ मिनिस्टर आ जाता है। ये सब का डिस्कशन इसमें करते हैं हम लोग। चीफ मिनिस्टर आ जाता है। साथ में इसमें कौन आ जाता है, गवर्नर।
गवर्नर का भी डिस्कशन आपको पार्ट 6 में ही आपको देखने को मिलता है। तो स्टेट में होने वाली सारी की सारी गतिविधियां, स्टेट में होने वाली सारी की सारी आपके चीजों के बारे में हमें जानकारी जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 में आर्टिकल नंबर 151 से लेकर 237 के बीच में मिल जाती है। आई थिंक यहाँ तक आपको पार्ट 6 तक जो है आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए आगे पार्ट की बात कर लेते हैं, पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7, तो पार्ट 7 की अगर मैं बात करूंगा तो पार्ट 7 जो है आपका वो कॉन्स्टिट्यूशन से डिलीट कर दिया गया है और डिलीटेड चीज को बोलते हैं रिपील। और इसमें एक ही आर्टिकल आता था, आर्टिकल नंबर 238। ये डिलीट क्यों किया गया ये हम आगे की क्लास में जानेंगे, जब पार्ट 1 पढ़ेंगे तो उसी के साथ में हम ये जानेंगे कि पार्ट 7 जो है हमारा डिलीट क्यों किया गया है। अगर आपको जानना है तो जान लीजिए, इसमें कुछ किंग और किंगडम आया करते थे जो कि आज वो हमारे देश में नहीं है, इसलिए ये डिलीटेड हुआ है। बाकी इसका डीप डिस्कशन जब पार्ट 1 हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ेंगे तो कर लेंगे, ठीक है। पार्ट 7 ये हो गया। आई थिंक पार्ट 7 तक आपको लोगों को क्लियर होगा। आप लोगों को नोट्स बना लेने हैं और याद कर लेनी है ये रेंज जो आर्टिकल्स की है। तो इस रेंज से क्या होगा कि आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हो कि कहां से कहां के बीच में जो है हमारा जो है ये आर्टिकल्स आया होगा जो भी पूछा गया है, ठीक है। पार्ट 8 की बात कर लेते हैं। तो पार्ट 8 में जो आपका आता है वो आती है यूनियन टेरिटरीज। क्या आती है? यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज जो है आपकी वो पार्ट 8 में आती है। तो और इसका आर्टिकल नंबर हो जाता है आपका, आर्टिकल की रेंज 239 से लेके 242 के बीच में। तो यूनियन टेरिटरीज में बता देता हूं जरा इसको भी सिंपल वर्ड्स में। यूनियन टेरिटरीज की अगर हम बात करेंगे, यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। यूनियन टेरिटरीज की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखना है जरा आपको कि एक तो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, यानी एक पूरा देश जो संभालती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, तो पूरे कंट्री के लिए आपकी कौन सी हो जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाती है। और स्टेट गवर्नमेंट हो जाती है स्टेट के लिए। स्टेट गवर्नमेंट कहाँ के लिए हो जाती है? स्टेट के लिए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन कौन आता है, कौन कौन से आपके जो है शासक आते हैं, रूलर्स आते हैं, तो यहाँ पे आपका प्रेसिडेंट आ जाता है, यहाँ पे आपका वाइस प्रेसिडेंट आ जाता है, यहाँ पे आपका पीएम यानी प्रधानमंत्री आ जाता है, और प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर की टीम जिसे सीओएम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हो आप लोग, वो आ जाती है। स्टेट गवर्नमेंट में बात करेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट में आपको गवर्नर देखने को मिलेगा, गवर्नर देखने को मिलेगा। साथ में स्टेट गवर्नमेंट में आपको देखने को कौन मिलेगा? चीफ मिनिस्टर देखने को मिलेगा, और चीफ मिनिस्टर की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देखने को मिलेगी। लेकिन अगर बात हम यूटी यानी यूनियन टेरिटरी की करेंगे तो ये यूनियन टेरिटरी जो है आपकी एलजी के अंडर आती है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर आती है। और ये लेफ्टिनेंट गवर्नर किसके ऑर्डर्स पे काम करता है? तो याद रखना ये प्रेसिडेंट के ऑर्डर्स पे काम करता है, ठीक। प्रेसिडेंट के ऑर्डर्स पे जो है आपको काम करता है, एलजी आ जाता है। तो इस तरह से तीन अलग अलग तरह की जो है गवर्नमेंट है फॉर्म होती है और ये आपकी जो है बनाई जाती है। आई थिंक इतनी बात क्लियर यहाँ पे हो गई होगी। लेकिन दो आपकी यूटीज के एक्सेप्शंस भी हैं। दो यूटीज ऐसी हैं जिसमें आपको प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर देखने को मिल जाएगा, एक दिल्ली और एक पुडुचेरी। तो दो आपकी यूटीज ऐसी हैं जहां पे आपको चीफ मिनिस्टर देखने को मिल जाता है। आई थिंक यहां तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। और यूनियन टेरिटरीज स्टेट से किस तरह से अलग है ये आपको कमेंट